जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशंस की सीरीज और ग्रेविटेशंस का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशंस। ये जो आपकी करवान की बुक है उसमें ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस के नाम से भी लिखा हुआ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस के नाम से भी लिखा हुआ है। इसको पेश करने वाले कौन थे? न्यूटन ही थे। जब उनको समझ लगी कि हर ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे पड़ा है या अर्थ से कुछ हाइट पे है, उसके और अर्थ के बीच कोई फोर्स है जो एग्जिस्ट करती है, जिसको बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स। बाद में इसको ग्रेविटी का टर्म दिया गया। ठीक, यानी ग्रेविटी क्या है? जो ऑब्जेक्ट अर्थ से लिंक्ड है, उसके कांटेक्ट में है, उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है। ठीक है, और जो आउट ऑफ कांटेक्ट है उस पे भी ग्रेविटी एक्ट करती है। जरूरी नहीं है कि मैं जमीन पे ये चाक रखूंगा तो ग्रेविटी ने खींचना है। नाउ दिस चाक इज आउट ऑफ कांटेक्ट विद अर्थ, बट अर्थ स्टिल इसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये इन कांटेक्ट आउट ऑफ कांटेक्ट दोनों तरह से एग्जिस्ट करती है। लीफ पे बना जो सस्पेंड हुआ एप्पल था वो इन कांटेक्ट नहीं था अर्थ के साथ, आउट ऑफ कांटेक्ट था, डिटैच हुआ, नीचे गिरा, मतलब आउट ऑफ कांटेक्ट भी एग्जिस्ट करती है। तो ये इन कांटेक्ट आउट ऑफ कांटेक्ट फोर्स है। बाद में उसने बकायदा क्या दे दिया? एक लॉ दे दिया। ठीक, क्योंकि उसने इस थॉट को सिर्फ और सिर्फ एप्पल तक महदूद नहीं किया। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उसने क्या किए? लाइटर ऑब्जेक्ट्स, हैवियर ऑब्जेक्ट्स फेंके, वापस आए जमीन की तरफ। उसने कहा भाई जो हाइट पे नीचे आ जाना ये इत्तेफाकन नहीं हो सकता। कोई फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है। जैसे आम दुनिया में हम रेस्ट ऑब्जेक्ट अपने आप मोशन में नहीं आ सकता, ऐसे हाइट से ऑब्जेक्ट अपने आप ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा। कोई फोर्स है जो इसको मोशन दे रहा है और उसे कह रहा है कि वापस। दिस इज अ ग्रेविटी, दिस इज अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब इस लॉ की फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या कहता है? ये लिखता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी में पता है ना कि कौन कौन है, सब, एवरीथिंग, इसलिए इसको क्या बोला? यूनिवर्सल लॉ। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। मतलब डस्टर चाक को, चाक डस्टर को, कॉपी रजिस्टर को, रजिस्टर कॉपी को, आप साथ वाले को, साथ वाला आपको। लेकिन आप चिपक नहीं रहे, आप पास नहीं हो रहे, आप खींचने से इफेक्ट नहीं हो रहे। इस सवाल का जवाब मिलने वाला थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन खींच रहे हैं आप, अट्रैक्शन मौजूद है। अच्छा, अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट व्हिच इज directly proportional to, which is directly proportional to product of masses, product of masses। हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। अच्छा, विद अ सर्टेन ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच रहा है और जिस चीज से खींच रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं हम, फिनोमेनन। एक ऑब्जेक्ट ये ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट का जो
डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ये तमाम के तमाम कहाँ से लेते हैं हम? सेंटर से, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सारा मास कहाँ है? सेंटर में। समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट का सारा मास सेंटर में कन्फाइंड है, इसलिए मैं इन दोनों मासेस का जो फोर्स है यानी डिस्टेंस है, फासला है, वो भी मैं सेंटर से लूंगा और यहाँ की जो फोर्स की बात करूंगा वो भी सेंटर से। अच्छा, ये वाला मास अपने सेंटर से, ये वाला मास अपने सेंटर से, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला मास इस वाले को अपनी तरफ खींच रहा है। ये अगर F है तो बताइए साथ वाले को F होना चाहिए या माइनस F होना चाहिए? माइनस F। चेंज इन डायरेक्शन, वी शुड पुट नेगेटिव साइन टू इंडिकेट है चेंज इन डायरेक्शन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन अगर ऐसा है तो नेगेटिव साइन शुड बी देयर। ठीक हो गया। अब इनके डिस्टेंसेस कैसे लिए जाएंगे? बिल्कुल वो भी सेंटर से। ये है डिस्टेंस, इसको आप d कह सकते हो, कुछ बुक्स में इसको r कहा गया, कुछ बुक्स में इसको d कहा गया। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीस टू मैसेस m1 m2, इसको नाम दे दे m1, इसको नाम दे दे m2। अमूमन हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया में मास ऑफ अर्थ को हम ज्यादा देखते आए हैं। इन्हें ऑब्जेक्ट्स जो है, आर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो हम यूज करते हैं, पेन, पेंसिल, चाक या चेयर या डेस्क या कोई घर, मतलब कोई कितना कुछ मैसिव हो सकता है अर्थ की निस्बत ना होने के बराबर। सब कुछ आर्डिनरी है अर्थ के मैस की निस्बत। जिस दुनिया में अभी मैं और आप मौजूद हैं अभी अर्थ पे, ठीक, हर ऑब्जेक्ट का मैस बहुत छोटा है अर्थ के मैस के मुकाबले में, इसलिए मैं उसको आर्डिनरी ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, नॉर्मल मैस। ठीक, तो उसको मैंने स्मॉल m बोल दिया, अर्थ के मैस को मैंने कैपिटल M बोल दिया, जस्ट ये बताने के लिए कि मैस ऑफ अर्थ तो उस मैस से बहुत बड़ा है। अब मैंने यहां भी दिखाया है अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ जब इस ऑब्जेक्ट को खींचता है तो हमें नजर आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अब अर्थ को अपनी जगह से हिला नहीं पाता। बजाय इसके कि मैं इस लॉ के अंदर मजीद डीप जाऊं, इस सवाल का जवाब अभी देख लें। ये डस्टर, टेबल, चेयर, बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल अर्थ को अपनी जगह से इसलिए नहीं हिला पाते, इसका जवाब न्यूटन अपने सेकंड लॉ में दे चुका है। कैसे? वो कहता है कि जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। आप किस सब्जेक्ट को इजीली एक्सेलरेट कर सकते हैं जिसका लाइटर मास है? क्या बिगर मास का बिगर इनर्शिया नहीं होता? होता। क्या लाइटर मास का लाइटर इनर्शिया नहीं होता? तो क्या एक चाक एक अर्थ को एक्सेलरेट कर सकता है? नो। अर्थ चाक को एक्सेलरेट कर सकता है? यस। स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल इनर्शिया, वेरी वेरी बिग इनर्शिया अर्थ का। क्या अर्थ को आप डिस्प्लेस करोगे छोटे से चाक के साथ? A is inversely proportional to mass. Acceleration is what? Acceleration is nothing but a change in velocity. आप वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए मोशन प्रोड्यूस करोगे, इसलिए लैटर ऑब्जेक्ट्स को अर्थ सेकंड में एक्सेलरेट कर लेती है ठक नीचे ग्रेविटी के साथ, लेकिन ऑब्जेक्ट्स अर्थ को एक्सेलरेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अर्थ का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत बिगर है। उतनी बिगर फोर्स चाक, पेन, पेंसिल या किसी के पास नहीं है ऐसी कुव्वत, किसी आर्डिनरी ऑब्जेक्ट के पास ऐसी कुव्वत नहीं है जो अर्थ को अपनी जगह से हिला सके। अब काफी है वो अर्थ को अट्रैक्ट तो कर रही है, बट अर्थ का इनर्शिया इतना बड़ा है, अर्थ का मास इतना बिगर है कि उस जैसा लाइटर मास अर्थ के नतीजे में तो डिस्प्लेस हो सकता है, गिर सकता है, लेकिन वो अर्थ को अपनी जगह से नहीं हिला सकता। समझ रहे हो? दिस मास इज मास ऑफ अर्थ जो है ये बहुत बड़ा है और ये चीज पे जीरो है। अर्थ में आप जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अब अगर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को उठाए ना तो ये इतना छोटा है
कि इसमें अर्थ चाहे तो बहुत बड़ी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स या सैटेलाइट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं, बट अर्थ अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही। बिगर मास, बिगर इनर्शिया। समझ गए? सवाल का जवाब मिल गया। अब लॉ में घुसते हैं इधर वापस, वो भी न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जवाब देना बहुत जरूरी था क्योंकि आपके सवाल के जवाब में जरूर आता कि सर अगर ऑब्जेक्ट्स अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं तो हमें वो अट्रैक्शन नजर क्यों नहीं आती, हर टाइम अर्थक्वेक क्यों नहीं आता। मैं आप कॉपी चाक टेबल सब कुछ अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा, हर टाइम अर्थक्वेक आना चाहिए ना, बट नहीं आता ना, क्योंकि दिस रीजन आप ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के साथ 7 केजी वजन के साथ, चल आपको अर्थ का मैच बता ही देते हैं यार, सस्पेंस खत्म करते हैं। और भाई इतने बड़े मैच को अपने 60 किलो वजन के साथ या फिर 1000 कर लो, और 1000 केजी वजन के साथ तुम इसको हिलाओगे, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 केजी मैस ऑफ अर्थ है, और आपका मैस 45, 50, 55, और आपका होगी 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 हिल जा। ऐसा नहीं है, due to this reason, due to this reason, mass of earth is too much bigger. 6 मल्टीप्लाई 10⁻24, 6 के साथ जब आप 24 जीरोस लगाओगे जरा पता चलेगा, एक पूरी लाइन भर जाती है, इतना बड़ा मैस है। चलो जी लॉ की तरफ वापस आते हैं, अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। अच्छा, कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के, किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। तो आ जाओ जी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। अमूमन हम इसमें जो एक मैस है वो अर्थ का लेते हैं, दूसरा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट का लेते हैं। यहाँ अभी मैं नहीं ले रहा, फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी दोनों m1 m2 लिख दिए। एक अगर कैपिटल M लिखा हो, दूसरा स्मॉल m लिखा हो, तो हम उस कैपिटल M को मैस ऑफ अर्थ मानते हैं, समझ गए? और जो स्मॉल m है उसको हम ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट मानते हैं, जैसे मैं, पेन, पेंसिल, चाक, आप, या ये पूरी क्लास, या पूरी बिल्डिंग, या पूरा स्कूल, ये सब ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है अर्थ के लिए, समझ गए? अच्छा, नीचे क्या कर दिया? इनवर्स रिलेशन, कैसा? r स्क्वायर, कितना स्क्वायर? r स्क्वायर। इसको r भी कह सकते हो, इसको आप d भी कह सकते हो, d स्क्वायर। ठीक हो गया? यू नो व्हाई के हमें प्रोपोर्शनल साइन खत्म करना है। क्या खत्म करना है? प्रोपोर्शनल साइन। जब आप प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हैं, देयर शुड बी अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? दिस इज अ कैपिटल G, m1 m2 by r स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? इस कैपिटल G को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G is known as gravitational constant। और अगर इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यहां से मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? r स्क्वायर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, और m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। तो मतलब मेरे पास इस g का वैल्यू आएगा सिंपली f(r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, ये आएगा। यस सर। अगर मैं इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी से कैपिटल G का यूनिट निकाल दो तो कैसे निकालते हैं? जस्ट देखिएगा, हम इसका ऐसा यूनिट निकालने लगे हैं क्योंकि आपके अक्सर एमसीक्यूज में इसके यूनिट पूछ लिया जाता है। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज, ठीक है, तो जरा जवाब सुने। फोर्स को किस में मेजर करते हो? न्यूटन। रेडियस किस में मेजर होता है? मीटर। रेडियस के ऊपर स्क्वायर है तो मीटर के ऊपर भी क्या आएगा? स्क्वायर। अच्छा, नीचे आ जाओ। मास m1 किस में कैलकुलेट होगा? केजी। केजी में। m2 किस में कैलकुलेट होगा? केजी।
फिजिकल क्वांटिटी में उसका यूनिट पुट कर देने से नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का क्या आ जाता है, यूनिट। इसी को तो बोलते हो आप डिराइव्ड यूनिट। बेस, आप सम बेस यूनिट से आप फंडामेंटल यूनिट से एक नया यूनिट डिराइव कर लेते हो। तो ये हो गया जी नया यूनिट डिराइव, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये लो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट। समझ आ गया? यस सर। ओके, अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल जब इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वैल्यू कैलकुलेट किया गया, सुनिएगा बात, दो हैवी गोल्ड की बाल्स को सस्पेंड किया गया थ्रेड से, मैसलेस थ्रेड लिया गया, उससे दो हैवी गोल्ड की बाल्स को सस्पेंड किया गया और बहुत पास पास रखा, ठीक है, ऐसे सस्पेंड किया, बहुत पास रखे। डेफिनेटली न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इस बाल ने इस बाल को अटैक करना था, इसने इसको अटैक करना था, इनके सेंटर के बीच में से रेडियस ले लिया, ठीक। तो जब ये वैल्यूज कैलकुलेट की, ये वैल्यू कैपिटल जी की, ठीक है, ये कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट की जब, तो उस टाइम हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू आई 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, दो हैवी गोल्ड की बाल्स को सस्पेंड किया गया, उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट की गई और इसके अलावा रेडियस, सेंटर से उनके रेडियस लिए गए, डिस्टेंसेस लिए गए, यानी उसको हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पुट किया इन तमाम डेटास को, तो हमारे पास जो कैपिटल जी का वैल्यू है वो ये आ रहा है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब नेक्स्ट चीज हम क्या देखने लगे, जब मैं ग्रेविटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो मुझे कहा गया था कि जो हम दो साथ बैठे हैं वो अट्रैक्ट तो कर रहे हैं एक दूसरे को, बट नजर क्यों नहीं आ रहा, अब ये उसका जवाब मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ तक समझ आई? यस सर। बात आगे बढ़ाए। यस सर। जी स्टूडेंट्स, हम दो लाइटर ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल लॉ जो है अप्लाई करने लगे हैं, यूनिवर्सल लॉ को। तो हम देखना चाहते हैं केस नंबर 1, एक ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू लाइटर ऑब्जेक्ट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू लाइटर ऑब्जेक्ट्स। सपोज कर लो कि जो दो लाइटर ऑब्जेक्ट मैंने लिए हैं, ठीक है, सिंपल 1 kg 1 kg उनका मैस है, मैस m1 is 1 kg, मैस m2 is 1 kg। जस्ट मैं देखना चाहता हूं कि एक मैस जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है 1 kg वो कितनी फोर्स लगाएगा एक दूसरे के ऊपर, मैं वो देखना चाहता हूं, ठीक। और इसके साथ साथ जो प्लेसिंग की है मैंने, इनको जस्ट मैंने 1 मीटर फार अपार्ट रखा है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है दोनों को, ठीक। और जी तो तुमको पता है, अभी पता किया है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक। जस्ट यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F is equal to G m1 m2 by r square, put the value, आपके पास क्या आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्केल मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1। अगर आप इसके आंसर पे गौर करें, 1 kg मैश था, 1 kg मैश था, 1 मीटर अपार्ट रखा हुआ था, इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो आपके पास लास्ट में आंसर क्या आता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन। स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है वैल्यू 6.67 इतनी फोर्स से 1 kg मैश दूसरे 1 kg मैश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप ये वैल्यू देखें तो बहुत ज्यादा स्मॉल है, ये फोर्स बहुत वीक है। और भाई 6.67 के स्टार्ट में कितने जीरो लगाओ 11 या 10 जीरोस लगेंगे। यानी मैं इसको अगर जरा ओपन करके लिखूं तो ये बनता है 2 4 6 8 9 10। लो जी, इतनी फोर्स मौजूद है 1 kg मैश 1 kg मैश में। अब इस फोर्स को तुम फील कर सकते हो क्या? फोर्स लग रही है, एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, बट दिस इज वेरी वीक फोर्स। तो फिर ये फोर्स कहां ज्यादा फील होगी? बिगर मैसेज में। जैसा अर्थ के साथ मून का मैस, मून के साथ अर्थ का मैस, अर्थ के साथ सन का मैस, सन के साथ अर्थ का मैस, क्योंकि ये मैसेज बहुत बिगर है। आप देख रहे हो फॉर्मूला के अंदर आप क्या करते हो, प्रोडक्ट लेते हैं मैस का, ठीक। अगर ये दोनों मैसेज बढ़ेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी। आप इस फोर्स को परमानेंट देखने के लिए बिगर मैसेज की तरफ जाएंगे, तब ये खुल के सामने आती है। अदरवाइज आम ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स में तो ये फील ही नहीं होती, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इज वेरी वीक इन लैटिन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स। अब थोड़ा सा आपको मैं हैवियर ऑब्जेक्ट्स का डेमोंस्ट्रेट करवाता हूँ। व्हाट अबाउट द हैवियर मैसेज? आपका सवाल था कि ऑब्जेक्ट पेन पेंसिल चॉक टेबल बिल्डिंग अर्थ को या सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट पिक्चर अर्थ को अपनी तरफ खींचती है तो अर्थ क्यों नहीं एक्सेलरेट होती? बता दिया कि वो जो फोर्स है उनके बीच, दिस इज वेरी वीक फोर्स, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फील इट, वी कैन नॉट सेंस इट, जबकि अट्रैक्शन मौजूद है, अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। आपको मैं बताऊं कि जो मैस ऑफ सन है, मैस ऑफ सन दैट इज अबाउट 2 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg। बिगर मैस, मैस ऑफ अर्थ क्या है? 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। स्टूडेंट्स ऐसे मैसेज में आपको देखेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे मैसेज में आपको देखेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ऑफ mass of sun is very very bigger, 2 multiply 30 kg, ठीक है। इसी हिसाब से सॉरी 10⁻30 kg, 2 multiply 10⁻30 kg है, इसी हिसाब से 6 multiply 10⁻24 kg है। बिगर मैस के लिए फोर्स बढ़ती है, कैसे? आपने तो कहा F is directly proportional to m1 m2, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी। अगर ये मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है तो ये ना होने के बराबर है, इसलिए हम इसको फील नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है इसकी? ऐसा नहीं है कि तुम ऑब्जेक्ट को अर्थ से जहां मर्जी लेके जाते जाओ ये फोर्स एक जैसी रहेगी, नो वे। बल्कि ये कहता है कि इस डिस्टेंस को जितना तुम बढ़ाओगे ये फोर्स उतनी कम होती जाएगी, इनवर्स रिलेशन। मतलब कि अर्थ के सेंटर से अगर ऑब्जेक्ट का को मैं दूर लेके आता जाऊं
तो क्या होता जाएगा, आर जो है वो ग्रेटर होता जाएगा और एफ क्या होता जाएगा, स्मॉलर। समझ आ रही? यस सर। वेरी, जब हम इसीलिए जब हम अर्थ के 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर 1000 किलोमीटर एवं चलते जाएं और जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो ये बात आप जहन नशीन कर लें कि जी का, स्मॉल जी का यानी ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स का इनवर्स रिलेशन है आर के साथ। आर को ज्यादा कर देने से जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन एक चीज से इंक्रीज करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ मास बढ़ा देने से, मैग्नीट्यूड ऑफ मास बढ़ा देने से। इसी तरह स्टूडेंट्स मास ऑफ अर्थ तो आपने देख लिया, मास ऑफ मून है 7.4, मास ऑफ मून 7.4 multiplied 10 raised to power, yes, this is almost 22 kg। आप देख रहे हो मून के मास तो अर्थ के मास से बिगर हो गया। Look, Yes, sir. 7.4 multiplied 10 raised to power 22 like kg, यानी अप्रॉक्सीमेट है। अगर ये दोनों अप्रॉक्सीमेट है, ये दोनों परमानेंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, मून अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, अर्थ मून को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। जिसके बाद ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं एंड देन वन ऑफ देम ऑर्बिटिंग अराउंड देम। जो आपकी अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन है जो मैंने आपको अभी सैटेलाइट्स बताए, सन के गिर्द प्लैनेट्स बताए, सन के गिर्द जमीन का रेवोल्यूशन बताए, क्यों हो रहा है, इसी अट्रैक्शन की वजह से। ये अट्रैक्शन है तो ये ऑर्बिटिंग हो रही है, समझ गए। जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट तो कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर अर्थ उसको, वो तो नजर आ रहा है हमें क्योंकि अर्थ का मास बहुत बिगर है। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो हमें इसलिए नजर नहीं आ रहा बिकॉज द फोर्स बिटवीन देम इज वेरी वीक। 6.67 multiplied 10 raised to power minus 11, the magnitude of this force is very 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 less। इसका मतलब है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट और अर्थ के मास में बहुत वीकर फोर्स मौजूद है जिसको हम सेंस नहीं कर सकते, फील नहीं करते। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, आप इसको या आपको खींच रही है, बट उसके दरमियान फोर्स इतनी वीक है, इतनी वीक फोर्स है क्योंकि मास इतना लाइटर है तो आपको फोर्स फील नहीं होती है। हाँ, बड़े मैसेज में फोर्स खुल के सामने आती है। याद रखिएगा, सन के गिर्द अर्थ इसीलिए रिवॉल्व कर रहा है कि सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो सन के गिर्द अर्थ घूमना शुरू कर देती है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए? इसीलिए जो अच्छी बुक्स है उसमें लिखा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, बल्कि कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। ठीक, Yes, sir. समझ आ गई? यस सर। एनी क्वेश्चन?